अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है जी सेक्शन 8 गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। दिस सेक्शन इज रिलेट टू द पर्सन एंटाइटल्ड फॉर द गार्डियनशिप ऑफ द माइनर। कौन से अफराद हैं जो कि किसी नाबालग की सरपरस्ती कर सकते हैं, किसी नाबालग के जो है वो गार्डियन मुकर्रर हो सकते हैं, वो कौन से अफराद हैं? तो इस सेक्शन के अंदर उन अफराद का जो है वो जिक्र किया गया है। अगर हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इस सेक्शन में ये बात वाज़ेह है कि अगर आप कोई गार्डियन मुकर्रर होना चाहते हैं तो आपको गार्डियन कोर्ट में कोई दरखास्त देनी पड़ती है, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। गार्डियन कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करती है और अगर सेटिस्फाई होती है तो आपको गार्डियन मुकर्रर कर देती है। ठीक है जी। वो गार्डियन उसकी ज़ात का भी हो सकता है, हिज पर्सन। वो गार्डियन उसकी प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, उसकी जायदाद का, यानी उसकी ज़ात और जायदाद का भी हो सकता है, उसकी जायदाद का सेपरेटली भी हो सकता है, उसकी जो ज़ात है उसका भी सेपरेटली हो सकता है, यानी दोनों का भी हो सकता है और अलग-अलग भी हो सकता है। ठीक है जी। तो हमने सिर्फ इस आज के लेक्चर में सिर्फ यही बताना है कि वो पर्सन कौन कौन से हैं जो कि गार्डियनशिप ले सकते हैं। हमारा ये लेक्चर जो है वो सिविल जजेस, एएसजे और फॉर जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है, हमारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए भी है कि उनको आज का तफसीली लेक्चर उन तक पहुंचे और उनको पता चल सके कि कौन से अफराद हैं जो कि इसके एंटाइटल्ड होते हैं। मैंने इस जो सेक्शन को पढ़ा है, इस सेक्शन से मैंने 5 लोगों को निकाला है जो कि एंटाइटल्ड हैं इसके लिए जी, गार्डियनशिप के लिए। और बात याद रखनी है, हम कस्टडी की बात नहीं कर रहे, हम गार्डियनशिप की बात कर रहे हैं। गार्डियनशिप और कस्टडी दो सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं। किसी वक्त में इंशाल्लाह इनको भी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। पहला है जी पर्सन डिजायर्स। जो पर्सन डिजायर है, ख्वाहिश रखता है, वो भी बच्चे की जो है वो उसको अपनी गार्डियनशिप में ले सकता है। पर्सन क्लेमिंग, ये भी बंदा जो है वो एंटाइटल है गार्डियनशिप का। एनी रिलेटिव, बच्चे का कोई भी जो रिलेटिव है वो भी हक रखता है कि वो गार्डियन अपॉइंट हो सके। एनी फ्रेंड, नाबालिग का, माइनर का कोई फ्रेंड है वो भी जो है वो हक रखता है। कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और कलेक्टर ऑफ द क्लास, दोनों जो हैं वो कलेक्टर वो एंटाइटल्ड हैं कि वो बच्चे की जो है वो गार्डियनशिप के लिए एंटाइटल्ड हैं। ठीक है जी। तो मैंने सिर्फ इन लोगों को जो है वो एक्सप्लेन करना है कि ये वो कौन कौन से लोग हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है जी। सो अगर हम सेक्शन 8 और उसकी क्लॉज ए को हम पढ़ें तो वो कहता है द पर्सन डिजायर्स ऑफ बीइंग गार्डियन ऑफ द माइनर। वो पर्सन जो कि डिजायर रखता है कि मैं जो है वो गार्डियन जो है वो मुकर्रर होना चाहता हूं किसी पर्सन किसी माइनर का, तो वो अपनी दरखास्त दे गार्डियन कोर्ट में अपनी दरखास्त दे और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होगी तो उसको जो है वो गार्डियन मुकर्रर कर देगी। इससे पहले जो है वो डियर स्टूडेंट्स ये समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि जी गार्डियन जो है वो हम किसे कहते हैं। तो अगर आप सेक्शन 4 है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट की, उसकी सेक्शन 4 और सब सेक्शन 2 में जाएं तो गार्डियन की जो है वो डेफिनेशन मिलती है। उसमें वो कहते हैं अ पर्सन हैविंग द केयर, अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ पर्संस ऑफ ए माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ। तो ये वो बंदा है जो कि केयर कर सकता है, जो कि हिफाजत करेगा माइनर की प्रॉपर्टी की और माइनर की जात की, या दोनों की प्रॉपर्टी और जात दोनों की करेगा। ठीक है जी। सो सबसे पहले हमने इस बात के ऊपर आना है कि द पर्सन डिजायर्स ऑफ बीइंग गार्डियन ऑफ द माइनर। सो ये डिजायर का लफ्ज जो है वो किसके लिए है, किसको कहा गया है? हमेशा याद रखना है, इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर 2 लफ्ज आपको मिलेंगे, एक है नीड और एक है डिजायर। नीड में एलिमेंट ऑफ कंपल्शन होता है, हर हाल में इसके बगैर तो बच ही नहीं सकता।
उसे नीड कहते हैं। और डिजायर्स के अंदर जो है वो एलिमेंट ऑफ कंपल्शन नहीं होता, ठीक है जी। ये एक रिक्वेस्ट का नाम है, ये एक विश का नाम है। यहां पे आप किसी को कंपेल नहीं कर रहे कि मुझे हर हाल में दें, ये एक विश है और उसकी वेलफेयर की विश है, उसकी जो है वो केयर की विश है। सो इस डिजायर को जो है हम इसकी एक बड़ी ऑथेंटिक डेफिनेशन जो है वो आप तक लेके आ रहे हैं। अदर देन डिक्शनरी में हमें यही मिलता है, इट इज अ रिक्वेस्ट, इट इज एन एक्सप्रेस ऑफ द विश। ओके जी। लेकिन हमारे पास 1986 CLC 495 लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, डिलाइट हाउस लिमिटेड वर्सेस फैयाज अकबर। इस केस लॉ के अंदर जो है उन्होंने डिजायर्स की जो है वो डेफिनेशन की हुई है। कहते हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग विश। डिजायर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग विश का नाम होता है। इट इज अ लॉन्गिंग और क्रेविंग फॉर समथिंग, लॉन्गिंग और क्रेविंग फॉर समथिंग। ये डेफिनेशन जो है हमें एक केस लॉ में बड़ी ऑथेंटिक डेफिनेशन मिलती है। सो किसी चीज के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग विश रखना सिर्फ इस मकसद के लिए कि मैं इसकी जो है वो वेलफेयर करूंगा, केयर करूंगा, इसे हम डिजायर्स कहते हैं। तो ये कोई भी बंदा जो है जो इस ख्वाहिश का इजहार रखता है, इसमें मैं मिसालें देने लगा हूं। एदी जो है एक हमारा एक बहुत जबरदस्त पाकिस्तान का जो एक वेलफेयर फाउंडेशन है। एदी फाउंडेशन अगर किसी बंदे को जो है किसी पर्सन की जो है वो जात और उसकी प्रॉपर्टी के लिए जो है वो एप्लीकेशन देती है या डिजायर रखती है, तो एदी फाउंडेशन भी इसका एक हिस्सा समझा जाएगा। इसी तरह छिपा एक बहुत जबरदस्त जो है वो हमारे मुल्क के अंदर बड़ी खिदमात हैं इस इदारे की भी। तो ये लोग भी जो है वो डिजायर्स हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि हम उसकी वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ओके, तो ये भी गार्डियन मुकर्रर हो सकते हैं। कोई भी जो है वो पर्सन जो कि क्लेमिंग, रिलेटिव, फ्रेंड और कलेक्टर की डेफिनेशन में नहीं आता, खास तौर पे याद रखना है। क्लेमिंग, रिलेटिव, फ्रेंड और कलेक्टर की डेफिनेशन में जो बंदा नहीं आता उसे हम पर्सन डिजायर्स कहते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। एनी पर्सन हु क्लेम्स, क्या कहता है? द पर्सन क्लेमिंग टू बी द गार्डियन ऑफ द माइनर। ये 8A में ये भी लिखा हुआ है कि जो पर्सन क्लेम करता है कि मैं जो है जनाब इसका गार्डियन मैं ही बन सकता हूं, तो भी एप्लीकेशन दे दे, कोर्ट सेटिस्फाइड है तो वो गार्डियन बन जाएगा। अब इस पर्सन क्लेमिंग के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? हमारे पास जो है वो एक बहुत जबरदस्त डेफिनेशन इसकी मौजूद है। 2020 PTD 713 कस्टम एपलेट ट्राइब्यूनल लाहौर KB कॉर्पोरेशन वर्सेस डिप्टी कलेक्टर ऑफ कस्टम्स कराची। ओके जी, ये इस केस लॉ के अंदर जो है इस क्लेमिंग को जो है उन्होंने बड़ा खूबसूरती से डिफाइन किया है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं जी अ डिमांड फॉर समथिंग सपोज्ड ड्यू। जो आपने किसी से लेना है, आप उसकी डिमांड करते हैं तो ये आपका क्लेम है। या डिमांडिंग एज अ राइट, आप किसी चीज को अपना हक समझ के मांग रहे हैं, ये भी जो है वो क्लेमिंग के जिम्मे में आता है। ठीक है जी। सो क्लेम जो है वो आप एज अ राइट मांगते हैं कि भाई मेरा हक है, मैंने जो है वो इसका गार्डियन अपॉइंट होना है। ठीक है जी। कैसे? ये उसकी सिस्टर्स हैं, अगर उसके वालिदैन नहीं, वालिदैन तो वैसे जो है वो एक नेचुरल गार्डियन है, उसकी वालिदैन नहीं है तो उसकी सिस्टर जो है वो ये क्लेम कर सकती है कि भाई मेरा भाई है, मैं ही इसकी सबसे बेहतरीन केयर कर सकती हूँ। उसके ब्रदर्स हैं जो कि क्लेम कर सकते हैं कि भाई हम ही इसकी बेहतरीन वेलफेयर कर सकते हैं, चाहे इसकी जात की है चाहे इसकी जायदाद की है। ठीक है जी। तो ये लोग जो हैं वो उसके पर्सन क्लेमिंग के अंदर फॉल करते हैं। ओके जी। नेक्स्ट, इसके बाद है जी 8B के अंदर जो है वो कह रहा है एनी रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ द माइनर, एनी रिलेटिव ऑफ द माइनर।
रिलेटिव, उसका कोई भी रिलेटिव जो है वो भी जो है वो ये एप्लीकेशन दे सकता है कि मैं इसका जो है वो गार्डियन अपॉइंट होना चाहता हूं। ओके, सो लफ्ज जो रिलेटिव है इसको जो है वो बड़ी गौर से देखना है। डेफिनेशन जो है वो इसकी ये है, अ पर्सन कनेक्टेड विद अनदर बाय ब्लड और अफिनिटी। अगर आप किसी के साथ बाय ब्लड अटैच हैं या बाय अफिनिटी अटैच हैं तो फिर वो आपके रिलेटिव कहलाते हैं, आपके रिश्तेदार कहलाते हैं। ये रिश्तेदारों की तारीफ है जो कि ब्लैकस्टोन डिक्शनरी के अंदर जो है वो आपको बड़ी वाज़ेह मिलती है। सो अब हमने देखना है कि अ पर्सन कनेक्टेड विद अनदर बाय ब्लड क्या है, अ पर्सन कनेक्टेड विद अनदर बाय अफिनिटी क्या है। ठीक है जी, इस चीज को जो है वो हमने देखना है। तो अफिनिटी का मतलब होता है क्लोज रिलेशन। ये क्लोज रिलेशन जो है वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, रूहानी भी हो सकता है। ठीक है, सो इस अफिनिटी में जो रूहानियत वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हो सकता है, तो जिससे वो रूहानी तौर पर अटैच है वो भी जो है वो उसका गार्डियन कोड से मुकर्रर हो सकता है। ठीक हो गए। इसके अलावा मैंने जो है इसको जो डिवाइड किया है दो हिस्सों में, मैंने इस रिश्तेदारी को बाय ब्लड और बाय अफिनिटी जो है वो डिवाइड किया है दो तरीकों से। मैंने एक को कहते हैं डायरेक्ट और एक को कहते हैं सेकेंडरी। अब डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट की तारीफ जो है वो हम जो है वो इस तरह करते हैं, रिलेशन विच वन स्पाउस यानी मियां बीवी से एक, बिकॉज ऑफ मैरिज, मैरिज की वजह से, हैज टू ब्लड रिलेटिव्स ऑफ द अदर्स, शोहर और उसकी बीवी। अब शोहर के जो ब्लड रिलेशंस हैं, उसकी वालदा है, उसकी वालद है, उसकी भाई है, उसका भाई है, उसकी बहन है, ये शोहर के ब्लड रिलेशन चलेंगे। आगे बीवी, उसका वालद है, उसकी वालदा है, उसकी भाई है, उसका भाई है, उसकी बहन है, ये बीवी के ब्लड रिलेशन चलेंगे। इन दोनों की शादी हुई, अब शादी की वजह से इन दोनों के जो ब्लड रिलेशंस हैं वो आपस में अटैच हो गए। ठीक है जी, तो ये है बाय ब्लड, मैरिज भी हुई और बाय ब्लड भी वो अटैच हो गए। ठीक हो गया जी। सो ये जो सारे लोग हैं, बीवी के ब्लड रिलेशंस और हस्बैंड के ब्लड रिलेशंस, ये डायरेक्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनके अगर बच्चे यानी ये वालिदैन जो हैं वो अगर फौत होते हैं तो फिर हक जो है वो इन्हीं लोगों में से जाएगा, यानी शोहर के जो ब्लड रिलेशंस हैं उनमें से, या जो मियां जो उसकी बीवी है उसके ब्लड रिलेशन में से जो है वो बच्चा कोई गार्डियन, उसका गार्डियन मुकर्रर हो सकता है। सो ये है जी, मैरिज हैज टू ब्लड रिलेटिव्स ऑफ द अदर्स। सो बाय ब्लड जो है इस तरह जो है वो रिश्ता कायम होता है। तो ये बच्चे के जो खाला, जो मामू, नाना, नानी, दादी, दादा और उसके चचा और उसका ताया और उसके फूफी, ये सारे लोग जो हैं वो इस रिलेशंस में आ रहे हैं। अब सेकेंडरी में आते हैं, रिलेशंस बाय मैरिज। अब इसमें ब्लड रिलेशंस नहीं है, ना शोहर का है ना बीवी का है। अब ये कौन है जी, ये शोहर के रिश्तेदार हैं। शोहर का कोई मामू है, शोहर का जी कोई जो है वो चचा है, शोहर की कोई खाला है, शोहर का कोई कजन है, बीवी का कोई मामू है, बीवी की कोई मामू जो है वो ममानी जान है, बीवी का कोई चाचू है, बीवी का कोई ताया है, बीवी का कोई कजन है, ये सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, सो बीवी के रिलेशंस जो उसकी मैरिज की वजह से पैदा हुए और हस्बैंड के रिलेशन जो उसकी मैरिज की वजह से पैदा हुए, इसमें ब्लड रिलेशंस नहीं है। तो वो लोग भी जो हैं वो बच्चे की जो है वो गार्डियनशिप के लिए जो है वो जो ले सकते हैं, वो गार्डियन कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई हम इसकी वेलफेयर का ख्याल रख सकते हैं, इसकी केयर जो है वो हम कर सकते हैं, चाहे वो जात की है चाहे वो प्रॉपर्टी की है। ठीक है जी। सो ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की डियर स्टूडेंट्स कोशिश की है कि ये वो कौन लोग हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड के ऊपर आ जाए।
कहते हैं जी 8B में लिखा है जी फ्रेंड ऑफ मैन, माइनर जो है वो भी उसकी गार्डियनशिप ले सकता है। फ्रेंड ऑफ माइनर बहुत बड़ा एक सर्कल की तरफ हम जाते हैं। वैसे फ्रेंड जो है जिसकी डेफिनेशन ये है जी कि वन अटैच्ड टू अनदर बाय अफेक्शन और एस्टीम। अफेक्शन और एस्टीम की वजह से, प्यार मोहब्बत लव केयर की वजह से जो किसी के साथ अटैच होते हैं ये फ्रेंड होते हैं। या वन दैट इज ऑफ द सेम नेशन, सेम पार्टी, सेम ग्रुप। ये लोग हैं जो सेम पार्टी, सेम नेशन या सेम ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, वो भी फ्रेंड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। तो इसमें कौन कौन से लोग हैं जी? बरादरी जो है उसकी, माइनर की जो बरादरी है, जो ग्रुप है, जिस ग्रुप से वो ताल्लुक रखता है, वो जो है उसका गार्डियन मुकर्रर हो सकते हैं। बट गार्डियन का जो हम वतन है, नेशन के हवाले से जो हम वतन है, वो भी उसका गार्डियन मुकर्रर हो सकता है। इसके अलावा सेम प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में वो रहता है, ठीक है जी, जिस प्रोफेशन में वो रहता है, पढ़ रहा है, उसका प्रोफेशन है, ठीक है जी, कोई काम काज कर रहा है, उसका प्रोफेशन है, सेम प्रोफेशन में से भी लोगों को जो है वो उसका गार्डियन मुकर्रर किया जा सकता। सेम सेक्ट, सेम फिरका से अगर वो ताल्लुक रखता है तो उसी फिरका से उसका जो है वो जिसके साथ उसकी बड़ी दिलचस्पी है वो भी उसका फ्रेंड होता है। सेम रिलीजन, ठीक है, सेम रिलीजन जो है उसका, जिसके साथ उसकी बड़ी, अपने रिलीजन के साथ उसकी बड़ी मोहब्बत है, तो भी उसका गार्डियन पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद फैमिली रिलेशंस जिसके साथ थे, यानी उसके वालिदैन के साथ, फलां बंदे के साथ फैमिली रिलेशन थे, उस वजह से उनके साथ भी उनके ताल्लुक पैदा हुए, तो जो फैमिली रिलेशन उनके बने हैं, ये लोग भी जो हैं वो उसके गार्डियन पॉइंट हो सकते हैं। ये फ्रेंड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। सो ये थी जो डेफिनेशन मैंने आप तक जो है वो फ्रेंड की पहुंचा दी है। ठीक है। इसके बाद है जी 8C के अंदर आता है, वो है जी हमारा क्या क्या है जी, कुलेक्टर। कुलेक्टर, ठीक है जी। तो कुलेक्टर को दो तरह से हमने यहाँ पे देखना है। एक उन्होंने कहा है जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, और एक उन्होंने कहा है जी सेम क्लास का कलेक्टर होना चाहिए। ठीक है जी। और डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक कहा है जी जहां इसकी प्रॉपर्टी है या जहां पे वो ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है। ठीक है जी। दो तरह के वहां के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। तो हम देख लेते हैं बारी बारी जी इसको। कलेक्टर जो है सबसे पहले जो है वो इसकी आपने डेफिनेशन की तरफ रहना है। तो अगर आप सेक्शन 4 इसी गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का और उसकी जो सब सेक्शन 6 है उसको देखें तो कलेक्टर की डेफिनेशन वहां पे वो दे रहे हैं। कलेक्टर बेसिकली जो है वहां पे लिखा है द चीफ ऑफिसर, चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। सो डिस्ट्रिक्ट की जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो चीफ ऑफिसर होता है, सबसे बड़ा ऑफिसर जो होता है, उसे हम कलेक्टर कहते हैं। ठीक है जी। और इसको जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसी भी खास लोकल एरिया के अंदर। ठीक है जी। या किसी लोकल एरिया के लिए कर दिया, या जो है ये कलेक्टर किसी क्लास ऑफ पर्संस के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। और ये इस मकसद के लिए किया जाता है जो इस एक्ट में लिखा हुआ है। क्लास ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन का जो कलेक्टर होता है उसको सिर्फ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के पर्पसेस के लिए जो है वो बनाया जाता है। ठीक है। तो इसको जो है वो हम देख लेते हैं जी क्या कुछ है इसके अंदर। कहते हैं जी 8C के अंदर लिखा है द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और अदर लोकल एरिया विद इन विच द माइनर ऑर्डिनरीली रिसाइड्स और इन विच ही हैज प्रॉपर्टी। दो तरह से है। कहता है या तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो ऑर्डिनरीली तौर पर रिसाइड करता है उसका कलेक्टर जो है वो उसका गार्डियन मुकर्रर हो सकता है, या जिस डिस्ट्रिक्ट में उसकी प्रॉपर्टी है वो जो है वो उसका गार्डियन मुकर्रर हो सकता है। ठीक हो गया जी। तो इनको अब देखना है कि ऑर्डिनरीली रिजाइड क्या है। प्रॉपर्टी का तो हमें हो गया जी, अगर उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट लाहौर में है तो इट्स ओके, वहां लाहौर का जो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है, डिस्ट्रिक्ट गुजरावाला है, खानेवाल, अदर देन जो भी है जी, तो वो कलेक्टर भी जो है उसके गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं कि ऑर्डिनरीली रिजाइड का मतलब क्या है। इसकी बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन जो है वो हमारे प्रेसिडेंट्स के अंदर मौजूद है। इसको कहते हैं मोस्टली, ऑर्डिनरीली को कहते हैं मोस्टली, कॉमनली, यूजुअली।
जहां पे वो मोस्टली आता है, कॉमनली जहां पे वो आ रहा है। इसको समझना, इस लाइन के अंदर आपको सारी समझ आ जाएगी। प्लेस ऑफ पॉजिटिव इंटेंशन टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन, ये इसकी बेहतरीन डेफिनेशन है समझने के लिए। अगर माइनर किसी ऐसे एरिया में रहता है, ऐसे एरिया में चला गया है जहां पे उसकी एक पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि मैंने एक बेहतरीन एजुकेशन यहां से लेनी है, स्कूल यहां पे अच्छे हैं, कॉलेजेस यहां पे अच्छे हैं, किसी भी तरह की एजुकेशन जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होना है, या मैं इस एरिया में, किसी एरिया में वो चला जाता है जहां पे उसकी हेल्थ जो है वो बड़ी बेटर होने के चांसेस हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो और अदर देन भी जो है वो उसकी नीड्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो किसी एरिया में जाके रह रहा है। तो ऐसे तमाम एरिया जहां पे वो अपनी बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर हेल्थ के लिए जा रहा है, वहां पे जाकर रहता है जी, ऑर्डिनरीली रिजाइड होता है, ठीक है जी। और इसको हम कहते हैं मोर देन टेम्पोरेरी रेजिडेंस। ये टेम्पोरेरी रेजिडेंस नहीं है, उससे ऊपर एक स्टेप है, ओके जी। और इट इज नॉट परमानेंट इन नेचर, ये परमानेंट नहीं है। एक लफ्ज है कानून के अंदर ऑर्डिनरी रेजिडेंस, और एक है ऑर्डिनरीली रिजाइड, दोनों में बड़ा फर्क है जी। जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस है वो परमानेंट इन नेचर होती है, और जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंस है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं किसी ऐसी जगह पे चला जाना जहां पे वो सिर्फ अपनी तालीम, हेल्थ या किसी और जरूरत को पूरा करने के लिए गया है जो उसकी बेटरमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है जी। और ये वाली जो सारी तशरीह जो है, ये मैं आपको एक साइटेशन है 2009 MLD 1274 लाहौर, मलक गुल रियाज अवान बनाम अस्मा गुल रियाज, इसमें से सारी तफसील बता रहा हूं। सो ये वाला पता करना कि भाई ये वहां पे बेटर एजुकेशन या हेल्थ के लिए गया, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड दैट कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ द अवेलेबल एविडेंसेस। तो फिर एविडेंसेस से ये बात प्रूव की जा सकती है और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, ठीक है जी। सो जिस वक्त, ये बात भी बड़ी गौर से याद रखनी है, जिस वक्त कोई जो है ये कलेक्टर, ये कोई एप्लीकेशन दी जाती है, तो उस वक्त देखा जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी या उसकी रेजिडेंस, ऑर्डिनरी रेजिडेंस जो है वो कहां पे है, ठीक है। तो उसको देखते हुए जो है वो फैसला किया जाता है, ओके जी। आगे फिर कलेक्टर ऑफ दी, जो डी में लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। द कलेक्टर हैविंग अथॉरिटी with respect to the class to which the minor belongs। गवर्नमेंट ने उसको जो है वो इस मकसद के लिए अपॉइंट किया हुआ है कि वो किसी क्लास ऑफ माइनर की जो है वो गार्डियन मुकर्रर होगा, उसकी गार्डियनशिप ले सकता है। तो इससे मुराद जो है वो हमारा ये गार्डियन होता है, ठीक है जी। तो ये कलेक्टर जो है जी, जो क्लास ऑफ पर्सन से है, इसकी मिसाल जो है मैं आपको देता हूं। फर्ज करें कोई हमारे पास एक क्रिश्चियन है, ठीक है जी, एक क्रिश्चियन माइनर है, तो फिर कोशिश ये होती है कि जो उसका कलेक्टर भी जो है वो क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखता हो, या सिखिज्म है, एक नाबालिग जो है वो सिख है, तो फिर उसका ये ख्याल रखा जाता है कि इसका कलेक्टर भी जो है वो इसी क्लास का हो। अदर देन जो भी कोई क्लास जो पाकिस्तान के अंदर रिजाइड करती है, उसकी कोई माइनर का कोई बात है, नाबालिग की कोई बात है, तो फिर कोशिश ये होती है कि अगर उसके कलेक्टर ने उसकी जात का, उसकी जायदाद का कोई जो है वो गार्डियनशिप से या सरपरस्ती लेनी है, तो फिर वही जो है वो उसके लिए अपॉइंट किए जाए, ठीक हो गया जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जो हमने बता दिया है कि कौन से पर्संस हैं जो कि एंटाइटल हैं गार्डियनशिप ऑफ द माइनर के लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज हम आपके लिए पूरा गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट विद गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट की एक्सप्लेनेशन लेके आ रहे हैं, सेक्शन बाय सेक्शन है। हमारे साथ रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस आ रहे हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।